हर मस्जिद पर दावा ठोका जाए। अल्लाहु अकबर का जो स्लोगन है ये हमें अच्छा नहीं लगता। न भूले हैं न भूलने देंगे, मस्जिद थी मस्जिद है मस्जिद ही रहेगी। हिपोक्रेटिक सोच विचारधारा नहीं चल सकती। क्या भविष्य में ऐसा हो सकता है कि जब ये सत्ताएं जाएं तब फिर से राम मंदिर हट सकता है? कि जो मंदिर तोड़े गए थे वो हम भी नहीं भूलेंगे। CGI DY चंद्रचूड़ साहब नाराज होते थे बहुत ज्यादा। जब आप पैदा हुए थे तब आप संविधान नहीं मानते थे। 8600 देने का वादा किया था राहुल गांधी ने, उन पे केस कर सकते हैं। भारत के लॉ इतना पेचीदे क्यों है? पुरुषों के साथ इतना भेदभाव क्यों है कानून में? कानून बनाने वाले पुरुष हैं। लड़के को अपनी प्रॉपर्टी बचानी हो डाइवोर्स के वक्त कि मुझे ना देना पड़े सेटलमेंट। जिहादियों से बड़ा प्यार है, जिनको क्या कहते हैं आतंकवादियों से प्यार हो जाता है, सुबह 4 बजे भी पोल खुलवाने लग जाते हैं। एक रहोगे तो टूट जाओगे, ज़्यादा रहोगे तो बच जाओगे। बड़ी सिंपल सी है। कौन सा ऐसा एडवोकेट है जो सबसे ज़्यादा इररिलेवेंट बात करता हो कोर्ट में? नमस्कार, स्वागत है आप सभी का NWF न्यूज़ पर। मैं हूं आपके साथ रोहित। आज बात होगी देश के कानून को लेकर और तमाम ऐसी चर्चा भी होगी जहां पर लोगों को पता नहीं होता है कि अगर वो किसी केस में फंस जाएं तो क्या कुछ करें। इसके अलावा देश के कानून इतने पेचीदे क्यों हैं, डाइवोर्स, शादी, इन सब को लेकर भी बातचीत होगी, क्योंकि आज हमारे साथ सुप्रीम कोर्ट के वकील विकास नगवान जी मौजूद हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका NWF न्यूज़ पर। नमस्कार, धन्यवाद फॉर इनवाइटिंग मी। आई होप कि जो हम बात करेंगे वो लोगों को पसंद आएगी और लोगों को कुछ बेनिफिट होगा। शुरुआत यहीं से कि भारत के लॉ इतना पेचीदे क्यों हैं? इतने पेचीदे क्यों है? क्योंकि कानून बहुत ज़्यादा है और कानून की किताबें बहुत मोटी हैं और उसके ऊपर उनकी इम्प्लीमेंटेशन जो है वो उतनी अच्छी नहीं है। हर बार जब भी कोई इंसिडेंट होता है तो सरकार एक नया कानून लेके आ जाती है, चाहे वो छोटा हो या बड़ा हो। जैसे भी RG कर के केस में हुआ था तो TMC गवर्नमेंट, हमारी जो कांग्रेस इसमें ममता बनर्जी जी उन्होंने क्या किया, एक नया कानून का बिल लेके आ गए कि हम तो पनिशमेंट बढ़ा रहे हैं। पनिशमेंट तो ऑलरेडी ज़्यादा है। आप सेफ्टी सिक्योरिटी पे काम करने की बजाय जो एग्जिस्टिंग लॉ है उस पर काम करने की बजाय नए नए कानून बनाते रहते हैं। तो जब तक आपको लगता है कि हम पुराना कानून पढ़ेंगे तब तक एक नया कानून आ चुका होता है और उसकी इम्प्लीमेंटेशन दूसरे तरीके से होती है। इसी वजह से हमें लगता है कि कानून पेचीदा है। उनकी लैंग्वेज जो है वो भी थोड़ी डिफ़िकल्ट है, जो कि आसान भाषा में लिखी जानी चाहिए। एक भारतीय नागरिक को कानून समझना बहुत मुश्किल है और वो तभी आसानी से कर सकता है जब उसको समझाने का तरीका, लिखने का तरीका आसान भाषा में हो। आम व्यक्ति तो उलझ जाता है चीज़ों में कि उसे समझ में ही नहीं आती कुछ चीज़। आम आदमी के पास तो टाइम भी नहीं है पढ़ने का और सरकार की नहीं, मान लीजिए जो केस में फंस गए वो भी उलझ जाते हैं, उनको कुछ समझ में नहीं आता। जो बता दिया लॉयर ने, जो बता दिया पुलिस ने, वही पता है। देखिए, इस बात के लिए तो हम बहुत कोशिश करते हैं इन सब चीज़ों के लिए कि कैसे भी करके जो कानूनी प्रक्रिया है वो उस भाषा में होनी चाहिए जिसमें आम आदमी समझ सके। इसी वजह से सुप्रीम कोर्ट का भी इनिशिएटिव है कि उनकी जो सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है वो अलग अलग प्रादेशिक भाषाओं में अब आप डाउनलोड कर सकते हो। और मेजॉरिटी हाई कोर्ट के अंदर जो आपके लोकल हाई कोर्ट्स हैं किसी भी स्टेट के, वहाँ आप लोकल लैंग्वेज में भी आप बात कर सकते हो। हिंदी जो है उसको भी प्रमोट किया जा रहा है। बात सिर्फ इतनी सी है कि केस आपका है, आपकी ज़िंदगी जो है, आपकी लाइफ जो है वो दाव पे लगी हुई है और अगर आपको नहीं समझ में आ रहा कि केस में क्या चल रहा है तो फिर आपके लिए बहुत बड़ी दिक्कत है। तो एटलीस्ट कोशिश ये रहती है कोर्ट के अंदर कि किसी भी तरीके से जो कन्वर्जेशन है जज के और एडवोकेट के बीच में या जो स्टाफ के बीच में या अक्यूज्ड के साथ, वो किसी ना किसी इस तरह से हो कि उसको आसानी से समझ में आ सके। आप मानते हैं कि क्या कहते हैं, आप चीज़ें अगर देश में बात होती हैं, ठीक है पूरे देश में हिंदी नहीं बोली जाती, लेकिन अधिकतर काम हिंदी में होने चाहिए। सुप्रीम कोर्ट में सब कुछ इंग्लिश में ही होता है। कभी कभार अगर वकील खड़े भी हुए हिंदी में बोल दिया तो डांट पड़ जाती है CGI से। देखिए, ये हमारे आज की बात नहीं है, काफ़ी सालों से चल रही है। जो ऑफिशियल लैंग्वेज है कोर्ट की, चाहे हाई कोर्ट हो या सुप्रीम कोर्ट, वो इंग्लिश है। साथ में हिंदी के अंदर आप सुप्रीम कोर्ट में फाइलिंग नहीं कर सकते, आपको ट्रांसलेशन करवानी पड़ती है। ये लेजिस्लेटिव बॉडी का पार्ट है। हमारी पार्लियामेंट जो है उसके पास ये अथॉरिटी है कि वो इसके अंदर जो रेस्पेक्टिव चेंजेस हैं वो करें और उनको करने चाहिए। बात हिंदी या किसी और भाषा की नहीं है, हिंदी तो एक है। बाकी जो हमारी नेशनल लैंग्वेजेस हैं, उस जो सारा टोटल लैंग्वेजेस हैं उसमें हिंदी तो एक भाषा है। जो आप लोअर कोर्ट की बात करेंगे, गुजरात के लोअर कोर्ट में जो है वो गुजराती में आप फाइल कर सकते हो, पंजाब में पंजाबी चलती है। इसी तरीके से जब आप साउथ इंडिया में जाते हो तो वहाँ कन्नड़, तमिल और तेलुगु में आप फाइलिंग कर सकते हो और वो उसी में डॉक्यूमेंट जो है उसी भाषा में होता है। लेकिन जब ऊपर सुप्रीम कोर्ट आना होता है तो उनकी फिर आपको ट्रांसलेशन करवानी पड़ती है। ये दोहरा तिहरा काम है। या तो आप ऊपर से नीचे तक लैंग्वेज एक कर दीजिए,
हमारे देश के जो स्कूल हैं, मेजॉरिटी स्कूल, चाहे वो गवर्नमेंट के स्कूल हों चाहे प्राइवेट स्कूल हो, इंग्लिश के ऊपर थोड़ा सा जोर दिया जाता है कि आपको इंग्लिश समझनी चाहिए। सरकार कहते हैं कि 8वीं क्लास तक हम किसी बच्चे को फेल नहीं करेंगे राइट टू एजुकेशन में, लेकिन सिर्फ लिटरेसी रेट कागज़ों में बढ़ाने की बजाय अगर उन बच्चों को इस तरीके से पढ़ाया जा सके कि वो इंग्लिश को ठीक से समझ सकें, तो जब वो बड़े होंगे और कोई केस में लीगल कोई केस में उनको अड़चन आती है या कोई केस में उनको जाना पड़ता है, तो उनको इतनी भाषा का ज्ञान होना चाहिए कि अगर इंग्लिश में भी बात चल रही है तो एटलीस्ट उनको पता हो कि बात क्या चल रही है। हमारा देश जो है वो बहुत डाइवर्स कंट्री है। यहाँ आप 50 किलोमीटर पे जाओगे तो पानी और खाने का स्वाद बदल जाता है, 100 किलोमीटर जाओगे तो भाषा का डायलेक्ट भी बदल जाता है और भाषा भी बदल सकती है। हम ये तो नहीं कर सकते हैं कि सिर्फ एक ही भाषा के अंदर सारा का सारा काम हो, ये करना थोड़ा डिफ़िकल्ट है। हिंदी जो है उसको नेशनल लेवल पे प्रमोट करना ताकि यूनिटी बनी रहे, वो ठीक है, लेकिन जितनी भी स्टेट हमारी डिवाइड हुई थी, जो बनी थी 1950 में जब हम गणतंत्र हुए, तो जितनी भी स्टेट थी वो उसका डिवीज़न ही इसी बेस पे हुआ था कि कौन से प्रांत में कौन सी जगह पे क्या भाषा बोली जाती है। आज भी उसी तरीके से उसका डिवीज़न है। आने वाले समय में अगर हमारे देश के यूथ को किसी दूसरी कंट्री में जाके कुछ काम करना है, किसी दूसरे देश में जाके कोई काम करना है, तो उनको इंग्लिश की जो भाषा है जो उसकी तो कमांड होनी चाहिए उनके पास। क्योंकि भारत में अगर हम बोलें कि हिंदी भाषी लोग ज़्यादा हैं, तो पूरी दुनिया में इंग्लिश नंबर 1 है, जहाँ जो सबसे ज़्यादा बोली जाती है। चाइना में भी आपको इंग्लिश बोलने वाले मिलेंगे, जापान में भी मिलेंगे, आपको जो यूरोपियन यूनियन है उसमें भी, अमेरिका और यूके में तो है ही, और ऑस्ट्रेलिया में। इंडिया में हमारे भारत देश है उसमें भी इंग्लिश बोलने वाले बहुत लोग हैं। बिल्कुल, लेकिन इतनी छूट तो होनी चाहिए कि मतलब ये तो तानाशाही जैसी है कि इंग्लिश में ही आप फाइल कीजिए केस, इंग्लिश में ट्रांसलेट करवाइए, ये तानाशाही नहीं लगती? नहीं, तानाशाही नहीं। देखिए, कानून है। मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, हम कुछ भी सोच सकते हैं, बदलाव होना चाहिए ना, मैं तो ये कह रहा हूँ। बदलाव तो हमेशा होना भी चाहिए और होता भी रहता है। अगर सुप्रीम कोर्ट के जो ऑर्डर हैं वो अगर प्रादेशिक भाषाओं में ट्रांसलेट होकर डाउनलोड होने की फैसिलिटी है, इसका मतलब बदलाव तो हो रहे हैं। वो उतनी स्पीड से नहीं हो रहे होंगे जितने हमें लगता है। रातों रात कुछ नहीं होता ये ठीक वैसा ही हो रहा है कि तारीख पे तारीख वाला मामला जैसे चलता रहता है, वैसे बदलाव भी धीमे धीमे चल रहा है। देखिए, जो ये तो इंफ्रास्ट्रक्चर का इशू है। सरकार जिसके पास अथॉरिटी है सब काम करने की, जो जिनके पास ये रिसोर्सेज हैं काम करने के, उन लोगों को ये काम करना चाहिए। और मुझे लगता है कि जिस तरीके से सिचुएशन चल रही है तो वो काम होंगे। 2020 में जब कोविड आया था तो उससे पहले ऑनलाइन हियरिंग नहीं होती थी कोर्ट की, कि आपको कोर्ट में फिजिकली जाना पड़ता था। अगर आप नहीं गए तो वारंट इशू हो जाएंगे। अब दिल्ली के अंदर तो एटलीस्ट ये हो गया कि मजिस्ट्रेट कोर्ट से लेके हाई कोर्ट तक, सुप्रीम कोर्ट तक आप ऑनलाइन अपीयर हो सकते हो। तो आप देश के किसी भी कोने में रह रहे हैं, आपको आने की ज़रूरत नहीं है। तो ये एक नया टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट हुआ एकदम से। इस पर काम पहले से चल रहा था, हमारी जो मिनिस्ट्री है, जो कोर्ट हैं, इस पर काम कर रहे थे, लेकिन कोविड एक ऐसी सिचुएशन आ गई कि उस काम को फास्ट कर दिया। तो इसी तरीके से जो आने वाले समय है उसके अंदर जो कानून सरकार ने एक बार बना दिया, जो रूल सुप्रीम कोर्ट ने या हाई कोर्ट ने बना दिए, वो जब तक वो चेंज नहीं होंगे तब तक इसको बाकी सब चीज़ों के ऊपर हम कितनी भी बहस करते रहें, वो रूल और जो कानून है वो लागू वही रहेंगे। आपको और हमें जो गवर्न करता है वो रूल नहीं होते हैं, वो साथ में कानून है। और कानून का पालन करना हमारी नैतिक और लीगल दोनों ही जिम्मेदारियां हैं। हम उससे बाहर नहीं निकल सकते। अगर कानून बोलता है कि आप रेड लाइट जंप करोगे तो आपको फाइन लगेगा, तो इसी तरीके से रूल्स हैं। अगर रूल से बाहर जाओगे तो फिर आपकी सुनवाई नहीं होगी। बिल्कुल। आईपीसी का बीएनएस हो जाना, बस इतना ही बदलाव है या कुछ इसका फ़र्क भी है? देखिए, आईपीसी के अगेंस्ट जो डिबेट चल रही थी वो ये चल रही थी कि अंग्रेज़ों का बनाया हुआ काला कानून है। 1860 में जो है इसको लागू करना था, 1862 में लागू हुआ। 1835 में लॉर्ड मैकॉले की जो कमेटी, लॉ कमीशन था, उन्होंने इसकी ड्राफ्टिंग शुरू की थी। 1857 में जब हमारी क्रांति हुई, पहली क्रांति जिसे हम बोलते हैं, उसके बाद इनको लगा कि देश के अंदर इस तरीके के कानून की ज़रूरत है जहां लोगों के ऊपर दबाव बनाया जा सके, उनको कंट्रोल किया जा सके। और ये ज़रूरत उस टाइम से चल रही थी जिस टाइम से कानून बना था। जब देश आज़ाद हो गया था तो पुराने जितने भी कानून अंग्रेज़ों ने बनाए थे वो सारे हटा देने चाहिए थे। अब 2023 में आगे इसकी ड्राफ्टिंग होना, 2024 में इसका इम्प्लीमेंटेशन होना। प्रॉब्लम क्या है कि आपने कानून का नाम भी बदल दिया, 1-2 सेक्शन आगे पीछे भी कर दिए, लेकिन उसकी जो लैंग्वेज है, जो पुरानी लैंग्वेज जो अंग्रेज़ों ने बनाई थी, वो लैंग्वेज यूं की यूं उठा के सेक्शन का नंबर बदल के दे दिया। कट कॉपी पेस्ट। मेजॉरिटी जो है 90% जो कानून है वो सेम है। 10% उसमें बदलाव आया है, जिसमें नई चीज़, थोड़ी सी नई चीज़ आ गई है और थोड़ी सी नई पुरानी चीज़ जो है हटा दी है। सेडिशन को हटा दिया गया है, जो प्रॉपर सेक्शन था देशद्रोह का, जो हमारा कानून होता था, उसको हटा दिया गया है। लेकिन उसकी जगह जो बाकी के कानून है उसमें इम्प्लीमेंट
दूसरे तरीके से कर दिया गया है। टेररिस्ट एक्ट को इसके अंदर लेके आ गए हैं। फॉल्स प्रॉमिस ऑफ मैरिज का नया कॉन्सेप्ट आ गया जो पहले स्पेसिफिकली नहीं लिखा था। उसमें रेप के केस में शादी का झांसा देकर रेप किया। हाँ, तो पहले 376 में FIR होती थी। तो रेप और शादी का झांसा दोनों बराबर माने जाते थे, जिसमें मिनिमम पनिशमेंट जो है 7 साल की थी, 10 हो गई। अब क्या हुआ है कि रेप को अलग कर दिया और शादी का झांसा देने को अलग कर दिया। यहाँ सज़ा जो है वो 10 साल तक की कर दी। तो अब जिन लोगों को ये नहीं पता था कि फॉल्स प्रॉमिस ऑफ मैरिज पे ये केस हो सकता था, उनको भी पता है। साथ में इसमें इस चीज़ का भी ध्यान रखा गया कि कोई आदमी अपना धर्म छुपाता है, अपनी आइडेंटिटी छुपाता है, उसके बाद ये काम करता है, किसी लड़की के साथ फिजिकल रिलेशन बनाता है, तो उस सिचुएशन में उसके अगेंस्ट भी सेक्शन 69 में FIR हो सकती है। तो लेकिन मेजॉरिटी जो कानून की जो लैंग्वेज है, चाहे वो डाउरी से रिलेटेड हो, जिस सबसे ज़्यादा जो हमारे केसेस हैं जिनकी वजह से पूरा का पूरा सिस्टम चोक है, वो 2 तरह के केस है, मैट्रिमोनियल केस और चेक बाउंस के केस। मैट्रिमोनियल केस में तो आपने डेफिनेशन यूं की यूं रखी है, आपने उसको आगे पीछे ज़रा सा भी नहीं किया, हटाया नहीं, आपको चेंज करना चाहिए था। सोसाइटी में फॉल्स केसेस हो रहे हैं, उसके ऊपर आपको ध्यान देना चाहिए था, नहीं दिया। केवल थोड़ा नाम बदल के अंतर करने की कोशिश की, कट कॉपी पेस्ट किया। जिहाद का जिक्र किया, नाम छुपाने का आपने जिक्र किया। अगर आप किसी के साथ करते हैं जिहाद, एक बड़ा खतरा है, वो किसी भी तरीके का जिहाद कुछ की बात नहीं है। बात सिर्फ इतनी सी है कि कोई भी ऐसी विचारधारा जो कट्टरपंथ की तरफ जाती है, वो देश के लिए खतरा है। और जिहाद का जो शब्द हमें दिया गया है, वो जिहाद अलग अलग जगह पे, लैंड जिहाद अलग बात कर रहे हैं, लव जिहाद अलग बात कर रहे हैं, जो मनी जिहाद है उसका अलग कर रहे हैं, सारा कैश का काम करने वाले हैं उसका अलग कर रहे हैं। तो ये अलग अलग तरीके की चीज़ें हैं, और जो देश के हित में नहीं है वो देश के लिए खतरा है, वो सोसाइटी के लिए खतरा है। लेकिन एक तबका ज़्यादा है जो इस जिहाद में ज़्यादा जुड़ा हुआ है, और वो मानने को तैयार भी तो नहीं होता। उनके मानने ना मानने से क्या होता है? अगर कोई आदमी माने या ना माने, जो चीज़ खतरनाक है जो वो खतरनाक है, जो देश के हित में नहीं है वो देश के हित में नहीं है। अगर आप और हम आंख बंद कर लें, आप मना कर दें कि बाहर धूप नहीं निकली है, बाहर जो है दिन नहीं है, इसका मतलब ये तो नहीं कि बाहर दिन नहीं है, या बाहर आंधी आ रही है और हम घर पे बैठ के बोलें कि आंधी नहीं आ रही है, हम तो नहीं मानते। ऐसे नहीं होता है। बात सिर्फ इतनी है कि देश के लोग वोट देते हैं हमारे पॉलिटिशियंस को, राजनेताओं को, ये सोच के कि ये पार्लियामेंट में जाके हमारी आवाज़ बुलंद करेंगे, हमारे एरिया की जो प्रॉब्लम्स हैं उसको सॉल्व करेंगे, साथ में जो नेशनल लेवल पे जो हमारी काम की जो प्रॉब्लम्स हैं उसको दूर करेंगे, और उसके साथ में इंटरनेशनल लेवल पे हमारे देश का नाम जो है वो आगे बढ़ाएंगे। लेकिन पार्लियामेंट में जाने के बाद ज़्यादातर लोग एक्चुअल मुद्दों पे बात करना भूल जाते हैं, या फिर वो बात करना नहीं चाहते, और दोनों ही सिचुएशन हमारे लिए ठीक नहीं है। तो जिहादियों का इलाज क्या होना चाहिए? जिहादियों का इलाज, कोई भी देश के हित में काम नहीं करेगा उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। अब उसमें क्या है, उसमें किसी तरह की ढील नहीं है। जो देश के अगेंस्ट काम करेगा वो देश का नहीं हो सकता, और जो देश का नहीं हो सकता उसके खिलाफ जो कानूनी कार्रवाई है जो हमारे कानून ने दी हुई है पूरी होनी चाहिए। लेकिन जब कार्रवाई होती है तो कहा जाता है कि अगर हम पत्थर मार रहे हैं तो गोली मार दोगे क्या? संभल में जो कुछ हुआ। आप एक बात बताइए कि 80 किलोमीटर की या 70 किलोमीटर की रफ्तार से उड़ता हुआ पत्थर आपके सर पे आके लगेगा उसमें, और एक गोली जो आपके सर पे ही आके लगेगी, तो उनमें ज़्यादा फ़र्क नहीं होता है। उस पत्थर से भी आपकी जान जा सकती है। तो अगर सामने से पथराव हो रहा है तो जो हमारी पुलिस फोर्स है, जो हमारे सुरक्षा बल हैं, उनको खुद को डिफेंड करने का राइट तो होना चाहिए। एक कॉमन सिटीज़न अगर मर जाता तो हम कहते हैं ह्यूमन राइट की बात करते हैं हम लोग, कि ह्यूमन राइट जो है कमीशन है उसमें कंप्लेंट डालो, ये तो किसी का, इसको नहीं मारना चाहिए था, ऐसे जो भी गोली मारनी है या मर गया है। लेकिन अगर मान लीजिए एक फ़ौज का जवान या पुलिस वाला जिसके सर पे पत्थर लग गया और वो मर गया, क्या उसके ह्यूमन राइट नहीं है? क्या उसकी फैमिली नहीं है? क्या उसको जीने का अधिकार नहीं है? किसी भी आदमी को कानून अपने हाथ में लेने का अधिकार नहीं है, चाहे वो पब्लिक हो चाहे पुलिस हो। जो ये काम करेगा उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। बिल्कुल। और इसी कार्रवाई के बीच में तमाम संगठन उठ खड़े हुए हैं जो कह रहे हैं कि संभल जामा मस्जिद में हरिहर मंदिर है, बदायूं में नीलकंठ है, अटाला जौनपुर की मस्जिद भी वहाँ मंदिर है, पूजा का अधिकार चाहिए। ज्ञानवापी का मामला चल ही रहा। मुजफ्फरनगर में शत्रु संपत्ति पर मस्जिद बनी रेलवे स्टेशन पर, वहाँ पर भी बवाल चल रहा है। जामा मस्जिद दिल्ली, वहाँ पर कहा जा रहा है कि वहाँ पर भी मंदिर है। अजमेर शरीफ दरगाह, वहाँ पर भी बात चल रही है कि मंदिर है। हर मस्जिद पर दावा ठोका जाए, सच है, हर जगह सर्वे करवाया जाए, कितना जायज़? देखिए, ये तो हम जब कोई भी केस फाइल करते हैं, एज ए एडवोकेट अपीयर होते हैं, किसी भी पार्टी का ये अधिकार है कि वो कोर्ट में जा सके अगर उसके पास राइट है, और अगर उसके पास नहीं भी राइट है तो केस वो भी फाइल कर सकते हैं। केस जीतेंगे हारेंगे वो बाद की चीज़ होती है।
कोर्ट को ये देखना पड़ता है कि इस केस के अंदर मुझे आगे नोटिस करना है या नहीं करना है। ये जो बात बोल रहे हैं क्या सच हो सकती है, क्या इसके बेस पे केस चल सकता है कि नहीं चल सकता है, क्या मेरा जुरिस्डिक्शन है या नहीं है, क्या केस मेंटेनेबल है या नहीं है, क्या कानून की दृष्टि से मुझे पहली डेट पे केस उड़ा देना चाहिए कि आगे बढ़ाना है। अगर कोर्ट ने एक बार नोटिस इशू कर दिया किसी भी केस में, तो आपके पास जो रास्ता है वो ये है कि उस कोर्ट के ऑर्डर को आप चैलेंज करो। हमारे देश की विडंबना ये है कि एक तरफ तो हम बोलते हैं कि हमें पॉलिटिशियंस पे भरोसा नहीं है, हमें एग्जीक्यूटिव बॉडी पे भरोसा नहीं है, और बाद में आके बोलेंगे कि हमें जुडिशरी पे भी भरोसा नहीं है क्योंकि जज ने ऐसा ऑर्डर पास कर दिया। और जो कानूनी प्रक्रिया है कि भाई अगर हमें रिलीफ चाहिए तो फिर हमें कोर्ट में भी जाना है, फिर हम बोलेंगे कि हम तो कोर्ट में खड़े हुई बात करेंगे, जो बात कोर्ट डिसाइड करेगा वो मान लेंगे। दोहरी हिपोक्रेटिक सोच विचारधारा नहीं चल सकती। या तो बोलेंगे हमें कोर्ट की न्याय प्रक्रिया पे बिल्कुल भरोसा नहीं है, हाथ खड़े कर दें और हम कोर्ट जाएंगे नहीं, और या फिर बोलें कि कोर्ट की न्यायिक प्रक्रिया पे हमें पूरा भरोसा है और कोर्ट ने अगर कोई ऑर्डर पास कर दिया तो उस कोर्ट के ऑर्डर का पालन होगा। अगर ऑर्डर इलीगल है, गलत है किसी कारण से, तो उसको चैलेंज करें, सुपीरियर कोर्ट में जाएं, हटवा दें ऑर्डर। कौन मना करता है? मना कोई नहीं करता है, लेकिन अब आज जब हम बात कर रहे हैं तो अभी 6 दिसंबर बीता हाल फिलहाल में, 6 दिसंबर 1992 सबको याद है। 2019 में फैसला आया कि वहाँ पर मंदिर बनना चाहिए। राम मंदिर का भव्य निर्माण भी हुआ। 2024-22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा हुई। 6 दिसंबर को तमाम ऐसे लोग, मैं जिक्र कर रहा हूँ, AIMIM के तमाम नेता ट्वीट कर रहे हैं, ना भूले हैं ना भूलने देंगे, मस्जिद थी, मस्जिद है, मस्जिद ही रहेगी इंशाअल्लाह। वारिस पठान हो, ओवैसी हो या कोई भी हो, तो कोर्ट का ऑर्डर मानने को तैयार नहीं, जबकि कोर्ट के आदेश पर मंदिर बना। देखिए, जो भी पॉलिटिक्स में आता है उसमें मुर्दों को दफनाया नहीं जाता है। ये बड़ी गहरी सोच है कि जो मुद्दे हैं उनको ज़िंदा रखा जाता है ताकि लोगों के मन में उनके जो बाकी लोग हैं, किसी एक सेक्ट के लोग हैं, एक धर्म के लोग हैं, उनके खिलाफ किसी तरीके से एनिमिटी फैला सकें। और उस एनिमिटी के फैलने के बाद उनको अपना वोट बैंक बराबर रखना है। अगर वो ऐसी बात नहीं करेंगे तो उनको वोट कहाँ से मिलेंगे? उनको उन लोगों के वोट चाहिए जिन लोगों को भड़का के वो अपने आने वाले टाइम में अपनी रोटियां सेक सकें और सत्ता में बने रह सकें। ना इससे ज़्यादा है ना इससे कम है। अगर कोर्ट ने ऑर्डर कर दिया और आप उसके बाद बोलते हो कि हम कोर्ट के ऑर्डर को नहीं मान रहे हैं, तो इससे ज़्यादा शर्मनाक बात किसी आदमी के लिए नहीं हो सकती। एज ए बैरिस्टर, एज एन एडवोकेट, एज एन इंडियन सिटीज़न, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में 3 चीज़ें हैं जिसका ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। पहला, ये डेमोक्रेसी है। दूसरा, हमारे यहाँ जो सरकार है उसने हमें कुछ फंडामेंटल राइट कॉन्स्टिट्यूशन ने हमें दे रखे हैं, वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल राइट जो हैं, फंडामेंटल राइट जो हैं, वो वायलेट नहीं होना चाहिए। और तीसरा, जुडिशरी जो है वो इंडिपेंडेंट रहनी चाहिए। इंडिपेंडेंट जुडिशरी पे ही लोगों को भरोसा रहेगा। अगर हम बोलते हैं कि हम कोर्ट के ऑर्डर को नहीं मानेंगे तो आपको कोर्ट जाना नहीं चाहिए। आप कोर्ट भी जा रहे हो, आप कोर्ट के ऑर्डर को भी नहीं मान रहे हो, और कोर्ट का ऑर्डर आ चुका है, ऑर्डर आने के बाद इम्प्लीमेंट हो चुका है जो होना था, उसके बाद आपको अपने रोटियां सेकनी, अपने वोट बैंक मेंटेन करना है। विकास जी, मुझे ये समझाइए कि ना भूले हैं ना भूलेंगे, वो हमेशा मस्जिद थी, है और रहेगी पे थोड़ा ज़्यादा मैं जोर दे रहा हूँ। क्या भविष्य में ऐसा हो सकता है कि जब ये सत्ताएं जाएं तब फिर से राम मंदिर हट सकता है? आप मुझे एक बात बताइए कि अगर हम ये बोलते हैं कि ना हम भूले हैं ना भूलेंगे, बड़ा सिंपल सा है, तो ये बात तो हिंदुओं पे भी लागू होती है कि जो मंदिर तोड़े गए थे वो हम भी नहीं भूलेंगे। तो हिंदू भी बोल सकता है ना ये बात तो। और लेकिन हिंदू जो है वो आज की तारीख में कानूनी प्रक्रिया का सहारा ले रहे हैं। दूसरी चीज़ क्या है कि आप बोल रहे हैं कि सत्ता जाएगी तो ये हो सकता है। देखिए, भविष्य में क्या होगा हमें तो ये नहीं पता था कि हम अपनी जनरेशन में राम मंदिर बनते हुए देखेंगे। हमें तो नहीं पता था प्राण प्रतिष्ठा होगी। हिंदू धर्म के अंदर एक बड़ी अच्छी चीज़ ये है कि मंदिर हर जगह नहीं बना सकते आप। मंदिर बनाने के लिए उस जगह की एनर्जी चेक होती है, एक डायरेक्शन देखा जाता है, एक जगह देखी जाती है कि कौन सी जगह मंदिर होगा, और बहुत कैलकुलेशन करने के बाद एक जगह चूज़ की जाती है, उस जगह पे ही मंदिर बनता है। और मंदिर बनने के बाद आप उसमें जो भी हमारे देवी देवता होते हैं उनकी प्राण प्रतिष्ठा आप करते हैं। हमारे धर्म के हिसाब से ये माना जाता है कि अगर मूर्ति खंडित हो गई, मूर्ति टूट गई, दीवार टूट गई, छत गिर गई, उसके बाद भी एक बार प्राण प्रतिष्ठा होने के बाद भगवान वहाँ विराज करते हैं, तो मूर्ति बदली जा सकती है, भगवान नहीं बदले जाते। तो अगर कोई मंदिर तोड़ दिया है, तोड़ने के बाद भी जब तक वो प्रॉपर रिचुअल तरीके से वहाँ से उसको कहीं और शिफ्ट नहीं किया जाएगा तो भगवान तो वहीं विराजमान है।
जब फैसला आया 2019 में, ठीक है सुप्रीम कोर्ट का फैसला था, उसके बाद मंदिर बनना था, लेकिन मुझे ये थोड़ा बताइएगा, योगी ना होते तो संभव होता अगर उत्तर प्रदेश में देखिए इतनी शांति सब कुछ हो जाता? हमारे सारी स्टेट्स में बता रहा हूँ मैं आपको, जितना अच्छा काम महंत जी ने, योगी जी ने किया है, उतना अच्छा काम शायद कोई दूसरा नहीं कर पाया और ना ही शायद कर पाते। जितना अच्छे से उन्होंने उत्तर प्रदेश को मैनेज किया है। यूपी सबसे ज़्यादा पॉपुलेटेड स्टेट में है, बड़ी स्टेट में आता है, और यहाँ से जो सीटें हैं, नंबर ऑफ़ सीट्स हैं, वो भी बहुत ज़्यादा है। यूपी की हिस्ट्री रही थी कि सबसे ज़्यादा क्राइम रेट यहाँ था। राजनाथ सिंह जी की मुझे वो बात याद है, जब पहली हमारी इन्वेस्टर मीट हुई थी लखनऊ में, उन्होंने कहा था कि मैं सोच भी नहीं सकता था कि उत्तर प्रदेश की किस्मत कभी बदलेगी, लेकिन वो बदल गई सिर्फ़ और सिर्फ योगी जी के कारण। आज की तारीख में जो बेटियां हैं, बहुएं हैं, घर की महिलाएं हैं, उनकी सुरक्षा का ज़िम्मा जो है, जो उनकी जिम्मेदारी है, वो योगी जी की सरकार ने उठाई हुई है। और आज की तारीख में अगर कोई भी क्राइम अगेंस्ट वुमेन की बात होती है तो सबसे पहले एक्शन होता है। चाहे वो लखनऊ में भी थोड़े मानसून के सीज़न में हुआ था, अगले दिन उस पर FIR हो गई, लोगों को ढूंढ ढूंढ के पुलिस स्टेशन बुला लिया गया। जहाँ पे भी कुछ होता है तो अगले दिन उसको अरेस्ट कर लिया जाता है, कोर्ट में पेश कर देते हैं। इससे अच्छी सरकार न्याय व्यवस्था के लिए कोई दूसरी नहीं थी। अब आते हैं कुछ ऐसे मुद्दों पर जो कि सबको जानना होता है। लिव इन रिलेशनशिप्स के राइट्स क्या है? लिव इन रिलेशनशिप के राइट किसके बारे में पूछ रहे हैं, लड़के या लड़की के बारे में? दोनों तरफ से बताइए। देखिए, लड़की का तो अगर लिव इन रिलेशनशिप में आप रहते हैं, पहली बात तो लिव इन रिलेशनशिप में रहना और ना रहना, इसके ऊपर पुलिस आपको परेशान नहीं कर सकती। अगर आप रहते हो तो कोई कानून नहीं जो आपको बोलेगा कि आप नहीं रह सकते। कोई भी आदमी आपको परेशान नहीं कर सकता। अगर कोई परेशान करता तो आप लीगल एक्शन ले सकते हो। लड़का लड़की अगर साथ में रहते हैं और रहने के बाद साथ में रहते रहते और थोड़े टाइम तक वो रिप्रेजेंट करते हैं सोसाइटी में कि हम हस्बैंड वाइफ है, तो उनका एक डोमेस्टिक रिलेशन एस्टेब्लिश हो जाता है। उसके बाद जो लिव इन रिलेशनशिप है उसमें लड़की को डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट के अंदर जो भी हमारे कानून हैं, जो उसके राइट्स हैं, उसको मिलते हैं। रेजिडेंस राइट हो गया, मेंटेनेंस हो गई, आपका प्रोटेक्शन ऑर्डर हो गए, जो मॉनेटरी कंपनसेशन के ऑर्डर हैं, वो सब ले सकती है। तो लड़की जो है डोमेस्टिक रिलेशन में आने के बाद डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट के अंडर में अपनी जो भी राइट्स हैं उसको इन्फोर्स कर सकती है। लड़के के लिए थोड़ी सी दिक्कत है कि अगर लिव इन रिलेशनशिप में जब तक रह रहा है तो ठीक है, अगर वो वहाँ से बैकआउट करना चाहे तो लड़की उसके अगेंस्ट फॉल्स प्रॉमिस ऑफ मैरिज का केस कर सकती है। डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट के अंदर भी उससे मेंटेनेंस और बाकी सारे जो ऑर्डर हैं वो ले सकती है, उसके अगेंस्ट इन्फोर्स कर सकती है। हाँ, कि अगर कोई भी लिव इन रिलेशनशिप में रहना चाहता है तो मैं सजेस्ट करता हूँ कि जैसे भी उत्तराखंड में बिल आया था लिव इन रिलेशनशिप को लेके कि आपको अपना लिव इन रिलेशनशिप रजिस्टर करना चाहिए। आप किसी भी स्टेट में रहते हो, आप ये डिक्लेरेशन जो है कि हम लिव इन रिलेशनशिप में अपनी मर्ज़ी से रह रहे हैं, आप वो कागज़ अपने तैयार करके रखो, क्योंकि ताकि आने वाले टाइम में ये ना हो सके कि कोई लड़की आपके अगेंस्ट FIR कर दे और बोल दे कि इसने तो झूठी प्रॉमिस किया था शादी का कि हम लिव इन में रहेंगे, बच्चे पैदा करेंगे और उसके बाद अपना घर बसाएंगे, पोते पोतियाँ होंगी, तो इसने तो बैकआउट कर लिया। ऐसा नहीं होना चाहिए। पुरुषों के साथ इतना भेदभाव क्यों है कानून में? ये तो कानून बनाने वाले पुरुष हैं। तो आप कानून बनाने वाली जो हमारी संसद है उससे पूछ सकते हैं, उन्होंने कानून बना दिया। भेदभाव है और वो कानून होने के कारण है। जो बनाए गए हैं कानून, उनका इम्प्लीमेंटेशन जो है वो मर्दों के अगेंस्ट ज़्यादा होता है। फीमेल को जो सेलेक्टिव जेंडर है, सेलेक्टिव कानून है, वो बने हुए हैं और इसकी वजह से उनको जो नुकसान है वो दोनों को झेलना पड़ता है। लड़कियों को इसलिए झेलना पड़ता है क्योंकि उनके अगेंस्ट मान लीजिए जो जेन्युइन केसेस होते हैं, ऐसा तो है नहीं कि लड़कियों के साथ कुछ गलत नहीं होता है, लेकिन झूठे केस होने की वजह से जो सच्चे केसेस होते हैं उनकी भी इम्पोर्टेंस कम हो जाती है। भारत में घरेलू हिंसा नियम किस तरीके के हैं? ये आपका डोमेस्टिक वायलेंस है, घरेलू हिंसा वाले। इसके अंदर जो विक्टिम है, विक्टिम सिर्फ और सिर्फ लड़की हो सकती है, पत्नी हो सकती है, उसमें माँ भी हो सकती है, बहन भी हो सकती है, पत्नी भी होती है। तो सिर्फ विक्टिम वो हो सकते हैं, केस वही फाइल कर सकती हैं। पति, भाई, पिता डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट में विक्टिम नहीं हो सकते, वो केस फाइल नहीं कर सकते। तो जितने भी उनको राइट हैं डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट के अंदर, चाहे वो प्रोटेक्शन ऑर्डर से रिलेटेड हो, रेजिडेंस ऑर्डर के हों, ऑल्टरनेटिव अकोमोडेशन हो, स्त्रीधन वापस लेना हो, कंपनसेशन लेना हो, मेंटेनेंस लेनी हो, या कोई और इंटरिम ऑर्डर हो, या फिर कोई जॉइंट प्रॉपर्टी है उसके ऊपर किसी तरीके की प्रोटेक्शन चाहिए, इंजंक्शन चाहिए, वो सारे अधिकार उसको लेडी को मिलते हैं। शादी के बाद क्या फोर्स कर सकते हैं कि भाई मुझे सेक्स चाहिए? देखिए, फोर्स करना तो शादी से पहले और बाद में नहीं होना चाहिए, वो तो ह्यूमन राइट। कानून के हिसाब से मैं पूछ, कानून के हिसाब से अगर पति अपनी पत्नी के साथ कुछ गलत इस तरीके से फोर्सफुल कुछ करता है तो उसके अगेंस्ट उस पर कोई कार्रवाई मैंडेटरी तो नहीं है कि शादी हो गई तो सेक्स होना चाहिए? मैंडेटरी नहीं है,
लेकिन अगर पत्नी मना करती है तो पति उस ग्राउंड पे डाइवोर्स ले सकता है। पति मना करता है तो पत्नी आप उसके ग्राउंड पे डोमेस्टिक वायलेंस का केस भी फाइल कर सकती है, उसके अगेंस्ट डाइवोर्स भी ले सकती है। मैंडेटरी नहीं है, लेकिन अगर आपको नहीं करना तो शादी क्यों करी थी? डाइवोर्स की प्रक्रिया क्या कितनी लंबी होती है, क्या होती है? डिपेंड करता है। अगर आप म्यूचुअल कंसेंट पे डाइवोर्स ले रहे हैं, दोनों सहमति से डाइवोर्स ले रहे हैं, तो आप 6 महीने से पहले अपना डाइवोर्स पूरा कर सकते हो। 2 पिटीशन फाइल होती है म्यूचुअल कंसेंट की, फर्स्ट और सेकंड। मुस्लिम लोगों के अंदर डिक्लेरेशन फाइल होता है एक, वही डिसाइड होता है। और अगर आपको कंटेस्टेड फाइल करना है तो उसमें तो फिर आपको 2 से लेकर 8 साल तो कुछ भी लग जाता है। कि एक जना कह रहा है कि मुझे डाइवोर्स लेना, दूसरा कहता है मुझे नहीं देना, चाहे पति पत्नी कोई भी हो, तो फिर वो केस चलेगा, दूसरा जवाब दाखिल करेगा, गवाहियाँ होंगी, तो चलेगा, 7 से 8 साल चल जाता है। प्रॉपर्टी बचानी हो तो फिर क्या किया जाए? किसकी प्रॉपर्टी बचानी है? सरकार की। अपनी लड़के को अपनी प्रॉपर्टी बचानी हो डाइवोर्स के वक्त कि मुझे ना देना पड़े सेटलमेंट। नहीं, सेटलमेंट देखो ऐसा है कि सेटलमेंट, एलिमनी और मेंटेनेंस 3 अलग अलग चीज़ें हैं। अगर पति के नाम पे कोई प्रॉपर्टी है तो कानून ये नहीं बोलता कि शादी कर ली तो पत्नी के नाम पे करनी पड़ेगी 50%, ऐसा कोई कानून नहीं है। पत्नी के नाम पे कोई प्रॉपर्टी है और डाइवोर्स हो रहा है, पति बोले कि आधी मेरी है, ये भी कोई कानून नहीं है। ये है कि पति अपने हैरेसमेंट से बचने के लिए कहता है कि दे के कुछ भी करके पीछे छुड़वाओ, तो वो आपको डिसाइड करना पड़ता है। नहीं, जैसे बॉलीवुड में होता है कि शादी टूटी तो प्रॉपर्टी या एक हिस्सा तो चला ही जाता है, तो उससे कैसे बचे? जैसे हार्दिक बच गया, मम्मी के नाम पे सब कुछ कर रखा था। कुछ ना कुछ तो अंदर बही खाते में दिया ही होगा। हाँ, वो तो गया ही होगा। जहाँ तक प्रॉपर्टी की और बाकी सब चीज़ों की बात है, तो बॉलीवुड में या किसी भी जगह पे जहाँ पे आदमी अपनी इमेज के बेस पे सारा कमाते हैं, उन लोगों के लिए इमेज ज़्यादा प्यारी होती है। आप देखो कि बॉलीवुड के जो डाइवोर्स हैं वो कोर्ट कचहरी में कम जाते हैं। डोमेस्टिक वायलेंस के FIR वगैरह कम होती हैं उसमें। वो घर में बैठ के सेटल कर लेते हैं कि ये तेरा, ये मेरा, तो पीछा छोड़, तू अपने ज़िंदगी जी, मैं अपनी ज़िंदगी जीऊँगा। दिक्कत आती है मिडिल क्लास के लोगों के लिए। घर ईगो इतनी बड़ी होती है कि वो एडमिट नहीं करते हैं कि मैं भी गलत हो सकता हूँ। ये उनको लगता है कि अगर हम सेटलमेंट कर लेंगे तो लगेगा कि हमारी गलती है सारी, तो इससे बेटर है कि हम कोर्ट में चले जाएँ। 2 साल 3 साल बाद वहाँ पे भी जाके सेटलमेंट करनी पड़ती है। तब तक 2-3 साल निकल जाते हैं, पैसा खर्च हो जाता है, टाइम ख़राब हो जाता है, और उसके बाद जो आपकी जवानी का टाइम जिसमें आपको एंजॉय करना चाहिए था, वो आपके बस के धक्कों खाते हुए निकल जाता है। तो कानून कैसे तय करता है कि इतना आप प्रॉपर्टी दे दीजिए, इतना पैसा दे दीजिए? कानून तय नहीं करता है कोई कुछ ऐसा नहीं? कानून प्रॉपर्टी डिवीजन नहीं बताता कि हस्बैंड वाइफ के बीच में कितनी होनी चाहिए। कानून सिर्फ इतना कहता है कि मेंटेनेंस मिलनी चाहिए, रीजनेबल मेंटेनेंस मिलनी चाहिए। अब रीजनेबल की कोई डेफिनेशन तो है नहीं। अच्छा, बच्चों की कस्टडी के लिए कैसे लड़ाई लड़नी होती है? बच्चों की कस्टडी के लिए देखिए, जनरली माना जाता है कि बच्चा जो है जब तक वो छोटा है तो तब तक उसकी कस्टडी माँ के पास रहनी चाहिए। लेकिन बहुत सारे ऐसे लड़का है या लड़की, दोनों में। और दूसरा क्या है कि अगर वो बच्चे बड़े हो जाते हैं तो बच्चे से पूछा जा सकता है कि किसके साथ रहना चाहते हो। तीसरी चीज़ ये है कि अगर माँ किसी कारण से बच्चे को नहीं रख सकती है किसी भी सिचुएशन में, तो राइट फादर का भी होता है कि वो बच्चे की कस्टडी जो है वो ले ले, और बच्चे की कस्टडी जो है अपने पास रखते हुए और उसका जो भरण पोषण है वो करे। तो माँ और बाप दोनों को मिल सकती है, लेकिन जनरली टिल्ट ये रहता है कि माँ के पास रहे तो ज़्यादा अच्छा है। एडल्ट्री इंडिया में क्या है? एडल्ट्री का कानून हुआ करता था इंडियन पिनल कोड में 497 वो 2019 में सुप्रीम कोर्ट ने अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया। IPC ख़त्म हो गई, भारतीय न्याय संहिता आ गई, उसमें कानून आया नहीं। तो अडल्ट्री अपने आप में कोई कानून है नहीं, कोई क्राइम नहीं है। कोई भी अडल्ट्री के सिचुएशन में रहता है, पति के मिस्ट्रेस रखता है, पत्नी बॉयफ्रेंड के साथ मज़े कर रही है। आपके पास कोई केसेस है ऐसे? बहुत है। बहुत केसेस हैं। शॉकिंग वाला कौन सा था? शॉकिंग वाला केस मेरे पास आया था कि एक बार, काफ़ी साल हो गए, एक आदमी और उसके साथ में 2 बच्चे और एक लेडी आए, ऐसे टोटल 4 बच्चे लेके आए और आके बैठ के कहते हैं कि हमें शादी करनी है। मैंने कहा तो कर लो शादी। मुझे लगा डाइवोर्स होंगे या पति पत्नी इनके नहीं रहे होंगे, तो मैंने कहा जी कर लो डाइवोर्स, कोई दिक्कत नहीं। सॉरी, मैंने कहा कोई शादी कर लो अगर करनी है तो। कहते जी ठीक है, तो ये इसको अपने पति से डाइवोर्स लेना है, मुझे अपनी पत्नी से डाइवोर्स लेना है, और 4 बच्चे हमें रखने अपने साथ। तो दिस वाज द इशू। पड़ोस में रहते थे। तो फिर उसने, वाइफ ने अपने पति के अगेंस्ट कुछ केस फाइल कर रखे थे, पति जो है उसने अपनी वाइफ के अगेंस्ट डाइवोर्स केस फाइल कर रखा था। फिर उनकी बाद में कुछ करते हुए सेटलमेंट हुई, दोनों के आपस में डाइवोर्स हुए, फिर वो 4 बच्चों को लेके शादी करके और वो इंडिया से बाहर चले गए, अभी बाहर रहता है। तो ये बहुत शॉकिंग था कि पड़ोस में रहते हुए एक की पत्नी और एक का पति आपस में रिलेशनशिप में आ गए, उसने उधर उसको रगड़ दिया, उसने उधर रगड़ दिया, और 4 बच्चों को लेके चलते बने। कोई मैच ना हो फिर भी हो गया हो कि आपने सोचा ये कैसे हो सकता है, ऐसे फिर कैसे हो सकता है? इस तरह का केस मेरे पास एक काफ़ी साल पहले आया था। लेकिन अफेयर और जो लव होता, प्यार होता है, वो तो सिंपल सी बात है। एक मुस्लिम लोगों की कहावत है कि दिल गदी पे आ जाए तो हुर क्या चीज़ है वाला सिस्टम।
तो इसका कुछ नहीं कह सकते, प्यार किसी से भी हो सकता है। पैसों के लिए वाला कभी आया? पैसों वाले भी बहुत आए हैं, आते रहते हैं कि पैसे के लिए शादी कर ली और उसके बाद 2 महीने बाद कहते हैं कि डाइवोर्स फाइल करूंगी, ये कर दूंगी, वो कर दूंगी। ऐसे भी बहुत होते हैं केसेस, आते हैं केसेस। ऐसे ब्लैकमेल से कैसे बचें फिर? ऐसे ब्लैकमेल से बचने का आपके पास ज़्यादा राइट नहीं होते, ज़्यादा तरीके नहीं होते, बस आपको सिचुएशन टू सिचुएशन डील करना पड़ता है। अगर आपको जहाँ पे भी ज़रा सी एप्रीहेंशन लगती है कि मेरे खिलाफ कुछ गलत कर सकती है, कर सकता है, तो आप थोड़ा सा प्रीएम्प्टिव एक्शन लो। अपने फेवर की जो चीज़ें हैं उनको संभाल के रखो, अपने एविडेंस कलेक्ट करके रखो, और साथ में एज ए मेल जितनी ज़्यादा हो सके इनकम जो है और प्रॉपर्टी है अपने नाम पे मत रखो, क्योंकि जितनी आपकी इनकम होगी आपकी वाइफ उतनी मेंटेनेंस आपसे क्लेम। फॉलो हार्दिक पांड्या रूल। काइंड ऑफ उन्होंने बहुत स्मार्टली काम किया, और इस तरह के जो काम है आजकल बहुत लोग कर रहे हैं। न्यूड ब्लैकमेल्स क्या है? न्यूड ब्लैकमेल क्या है? न्यूड ब्लैकमेल ये है कि सोशल मीडिया पे कोई लड़की बन के आएगा या आएगी और उसके बाद आपसे बात करेंगे, 2 दिन के अंदर ही आपको बोलेंगे चलो वीडियो कॉल करते हैं। उसके बाद आपकी स्क्रीनशॉट वीडियो रिकॉर्डिंग स्क्रीन रिकॉर्डिंग करते हैं, फिर आपको भेजते हैं और कहते हैं कि चलो अब आपके खिलाफ लीगल एक्शन लेंगे, हम या तो तुम्हें ब्लैकमेल करेंगे और या फिर तुम्हारी स्प्रेड कर देंगे सोशल मीडिया पे, या फिर तुम्हारी पुलिस कंप्लेंट करेंगे, फिर तुमसे पैसे हटे जाते हैं। ऐसे लोगों से बचने का सिंपल तरीका ये है कि जब भी कोई रिलेशनशिप होता है तो उसके अंदर टाइम लगता है। तो लड़का लड़की एक दूसरे को जानते हैं, घूम के आते हैं, मूवी देखते हैं, एक दूसरे के परिवार के बारे में जानते हैं, पढ़ाई लिखाई के बारे में बात करते हैं, रात को दिन में 5 बार 10 बार बात करते हैं। 6-7 महीने के बाद जाने के बाद लड़का या लड़की प्रपोज करते हैं एक दूसरे को, तब रिलेशनशिप में आते हैं। अगर कोई जल्दी से आके और आपके साथ इस तरीके की बात करे तो आपको समझ जाना चाहिए कि रेड फ्लैग है, इससे दूर रहो। पूरी दाल काली है, मतलब दाल काली ही, अरे पूरी दुनिया काली है उस टाइम तो, क्योंकि अगर आपके अगेंस्ट ऐसा कुछ हो गया तो बहुत दिक्कत होगी, क्योंकि ये लोगों का कोई स्तर नहीं होता। ये अगर एक बार ब्लैकमेल करने लगे तो आपकी ज़िंदगी ख़राब कर देंगे, सुसाइड तक करवा देते हैं लोग। साइबर क्राइम का ही पार्ट है, ये ऑनलाइन ही होता है। हाँ, ये साइबर क्राइम का ही पार्ट है। साइबर अरेस्ट जैसे आजकल आ गया है। कुछ केसेस हैं, कुछ कानून हैं, या फिर आदमी फंस गया, पैसा निकल गया तो फिर कोई मतलब है नहीं। देखिए, सही तरीके से मैं आपको बताऊं कि तरीके तो हैं, लेकिन अगर भारत में या हमारे देश में ही कोई है जिसने किसी दूसरे के साथ साइबर क्राइम किया तो उसको ट्रेस आउट किया जा सकता है। बात यह है कि पुलिस काम करके राजी नहीं है। अगर पुलिस काम करके राजी नहीं तो बहुत दिक्कत है। पुलिस से काम करवाना पड़ता है, आपको कोर्ट में एप्लीकेशन लगानी चाहिए, पेशेंस के साथ काम करना चाहिए। अगर आपके अकाउंट से पैसे चले गए हैं तो इमीडिएटली साइबर क्राइम जो साइबर सेल है उसकी वेबसाइट पे जाके आप अपनी कंप्लेंट लॉन्च करो, फटाफट साइबर क्राइम के ऑफिस पहुंच जाओ। हर डिस्ट्रिक्ट में साइबर सेल बना हुआ है। अपने लिखित में कंप्लेंट दो, और जो भी अकाउंट से पैसे गए हैं इमीडिएटली आप प्रेस करो कि इनको अकाउंट को फ्रीज़ कर दिया जाए, जिस अकाउंट में पहुँचे हैं। तो जितना पैसा रोका जा सकता है उतना रोक लें, और अगर वो काम नहीं करते तो 24 घंटे के अंदर अंदर आप इमीडिएटली कोर्ट में मूव करें और बताएं कि अभी भी साइबर क्राइम हुआ है, ऐसे हो गया, और इस पैसे को रिकवरी की जाए। साथ में जिस बैंक अकाउंट से पैसा गया है, हर बैंक का इंश्योरेंस होता है, ताकि उसका जो लाइबिलिटी इंश्योरेंस है, तो किसी के भी अकाउंट से अगर पैसे चले गए हैं तो बैंक का अगर इंश्योरेंस है तो बैंक वहाँ उस इंश्योरेंस कंपनी से पैसे लेके भी आपको दे सकता है कि यू आर ए विक्टिम ऑफ साइबर क्राइम। ये सिचुएशन भी होती है। अगर आपकी गलती नहीं है, OTP नहीं आया, कोई लिंक पे क्लिक नहीं किया और उसके बाद भी पैसे चले गए हैं, तो आप बैंकिंग ओम्बड्समैन में कंप्लेंट फाइल करके भी पैसा रिकवर कर सकते हो। लेकिन मेजॉरिटी टाइम पे क्या होता है कि OTP दे देते हैं लोग, लिंक पे क्लिक कर देते हैं। तो ऐसे सिचुएशन में आपको बच के रहना चाहिए थोड़ा सा। अगर जितना बच के रहेंगे उतना अच्छा है। डिफेमेशन केसेस क्या होते हैं? तमाम सुनने के मिलते हैं, आज इस नेता ने उस पर कर दिया, कल उस नेता ने उसने कर दिया। न्यूज़ चैनल वालों पे भी होते हैं। हाँ, हम लोग पे भी होते हैं बहुत। अगर आप किसी के बारे में नहीं, अभी हैं हमारे लोग के पास हैं 1-2। अच्छा देखो, अगर आप किसी के बारे में कोई र्यूमर फैलाते हो जिससे उसकी रेपुटेशन ख़राब होती है, तो उस सिचुएशन में उस आदमी के पास राइट होता है कि वो आपके अगेंस्ट डेफेमेशन का केस जो है फाइल कर सके। इंडियन पीनल कोड में इसमें 2 साल की जेल थी, फाइन था। भारतीय न्याय संहिता में 2 साल की जेल, फाइन या फिर कम्युनिटी सर्विस है, एक चीज़ बढ़ गई है। और साथ में क्या होता है कि इसमें आपका जो सिविल एक्शन है वो भी बनता है, तो सिविल क्रिमिनल दोनों एक्शन हो सकते हैं। जो भी आपके अगेंस्ट र्यूमर फैला रहा है, डायरेक्टली इनडायरेक्टली कैसे भी, आप उसके खिलाफ एक्शन ले सकते हो, और आपको लेना चाहिए। तो जैसे 8600 देने का वादा किया था राहुल गांधी ने, उन पे केस कर सकते हैं? आम जनता पूछ रही। ये सबसे बड़ी दिक्कत है कि पॉलिटिक्स में हमारे जितने पॉलिटिशियंस हैं, अगर वो कोई भी झूठी कोई आपको प्रॉमिस करते हैं और उसके बेस पे आपसे वोट ले लेता है, उसको इन्फोर्स करने का तरीका नहीं है। शायद जहाँ तक मुझे याद है 2021 में शायद एक केस आया था दिल्ली हाई कोर्ट में, और दिल्ली हाई कोर्ट ने उसमें डायरेक्शन दिया था आम आदमी पार्टी की सरकार को कि अपनी जो प्रॉमिस है उसको फुलफ़िल करें। लेकिन
शायद वो डिवीज़न बेंच में जाके स्टे हो गया था। हमारे रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट के अंदर इसको इन्फोर्स करने का कोई तरीका नहीं है। इसी वजह से जो पॉलिटिकल पार्टी हैं वो झूठे वादे करके वोट ले जाते हैं और 5 साल बाद फिर से हाथ जोड़ के खड़े हो जाते हैं। अगर वादे जो हैं, प्रोमिसेस हैं जिनके बेस पे आपके वोट लिए गए थे, अगर वो सारी पार्टियां पहले से शुरू करती, पूरे करने शुरू करती, तो आज देश की हालत ये नहीं होती जो है। क्योंकि गरीबी 1950 में भी मुद्दा था, गरीबी 2024 में भी मुद्दा है, गरीबी 2030 में भी मुद्दा रहेगा और जहाँ तक मुझे लगता है 2050 तक मुद्दा रहेगा। ये बड़े नेता, बड़े लोग बच कैसे जाते हैं? किससे? किसी इतने साल से केस चलते रहते हैं, पेश भी नहीं होते हैं, तारीखें निकल भी जाती हैं, फिर भी घूम रहे हैं। राहुल गांधी कब जेल जा सकते हैं लेकिन कभी नहीं जाते हैं। क्या होता है, कैसे मैनेज कर ले जाते हैं? मैनेज नहीं होता है, ये कानूनी प्रक्रिया है। गरीब आदमी कानूनी प्रक्रिया को इतनी आसानी से मैनेज नहीं कर सकता क्योंकि वो अपनी दाल रोटी कमाने में लगा रहता है। इसलिए सबसे ज़्यादा गाज जो है कानून की वो गरीब आदमी पे गिरती है। आपके पास पैसे हैं, आपके पास रिसोर्सेज हैं, तो आप रातों रात केस फाइल करके किसी भी ऑर्डर को चैलेंज कर सकते हो, सुप्रीम कोर्ट तक आ सकते हो। यहाँ तो सुप्रीम कोर्ट में रात को भी पहुँच गए थे एक टेररिस्ट आदमी के लिए सुप्रीम कोर्ट खुलवाने के लिए, रात को 3 बजे हम सुनवाई करेंगे। ऐसे बहुत सारी सिचुएशन होती है, गरीब आदमी नहीं जा सकता है। और गरीब आदमी के लिए कौन खड़ा होगा? दिक्कत ये है। दूसरा, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, जजेस कम है, केसेस बहुत ज़्यादा हैं। एक केस में आप जाओगे तो तारीख 3-4 महीने से नीचे की डेट ही नहीं लगती, कई बार 6 महीने की लगती है, कई बार साल की भी लगती है। कहीं रिपोर्ट पढ़ रहा था कि अगर भारत में नियमित रूप से सुनवाई होने लगे तो 300 साल से ज़्यादा लग जाएंगे सब केस खत्म होने में, क्योंकि जजेस कम है ना, जजेस कम है। और दूसरा, पॉलिटिशियन खुद नहीं चाहते कि केस खत्म हो। जयललिता का करप्शन का केस हुआ था, जो मेरे हिसाब से 1996 की बात है। जयललिता मर गई, केस चल रहा था उस टाइम पे, सोचने की बात है। तो कोई भी पॉलिटिशियन नहीं चाहता, क्योंकि अगर सारे केस जल्दी खत्म हुए तो पॉलिटिशियन के केस भी तो जल्दी खत्म होंगे, हो सकता है उनको भी सज़ा हो जाए। और 2 साल से ऊपर की अगर सज़ा हो जाती है तो उनका तो वैसे भी मेंबरशिप है वो कैंसिल हो जाएगी। तो अगर किसी के ऊपर झूठा केस लग गया है तो फिर कैसे अपने आप को? आप ये समझो कि हमारे यहाँ 545 लोग हैं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, लोकसभा में 545 या 543 हैं, और बहुत सारे लोग हैं हज़ारों की संख्या में जो हमारे मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली हैं। आपको पता है कि कितने परसेंटेज लोग हैं जिनके ऊपर केस चल रहे हैं? बहुत बड़ा चंक है। बहुत पॉलिटिशियंस हैं जिनके ऊपर रेप, हर दूसरा तीसरा नेता, मर्डर, रॉबरी, एक्सटॉर्शन, ब्लैकमेलिंग, इनफैक्ट रेप तक के केस, हाँ मर्डर के भी हैं। तो ऐसे केस चल रहे हैं। तो आप ऐसे लोगों को वोट दे के आप पार्लियामेंट में या फिर विधानसभा में भेज रहे हो और फिर आप सोचते हो कि हमारी जो न्यायिक प्रक्रिया है वो अच्छी हो जाए। कैसे हो जाएगी? अगर क्रिमिनल लोग आदमी, या फिर क्रिमिनल नहीं भी बोलूँगा मैं, जिनके अगेंस्ट केस चल रहे हैं, अगर आपके अगेंस्ट आपके एरिया में 5 केस FIR हो जाए तो आप बैड कैरेक्टर हो जाओगे एरिया के। ये नहीं, क्यों नहीं होते? इन पे हेट स्पीच के भी केस चल रहे होते हैं। तो जब इनके खिलाफ इतने सारे केस चल रहे हैं तो आप इनसे क्या एक्सपेक्ट करोगे कि आपकी न्यायिक प्रक्रिया को कितना अच्छा रखेंगे, कितना उस पर इन्वेस्ट करेंगे? ये तो कहेंगे कि हम मर जाएं, केस चलता रहना चाहिए। अच्छा, जैसे मान लीजिए मेरे ऊपर कोई झूठा आरोप लगा दें, झूठा केस फाइल हो जाए, मुझे सबूत बाद में मिले, तब फिर उससे कैसे बचें? लगा सकते हो आप। अगर आपके खिलाफ कोई केस हो गया, सबूत आपको बाद में मिले, बाद का मतलब क्या है? बाद का मतलब केस चलते हुए या केस खत्म होने के बाद? नहीं, मान लीजिए FIR दर्ज हो गई, उसके बाद मुझे मिल गई चीज़ें। अगर आपको मिल गई तो आप उसको कोर्ट में अप्लाई करो और एप्लीकेशन लगाओ। जो पुलिस वाले हैं उनके पास रिप्रेजेंटेशन फाइल करो कि ये सबूत है मेरे फेवर के, आप रिकॉर्ड पे लो। अगर नहीं लेते हैं तो मजिस्ट्रेट साहब के पास एप्लीकेशन लगाइए, और जो एप्लीकेशन लगेगी उसमें जो आप प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन है वो करवाइए। कैसे नहीं लेते हैं? और अगर वो उसको ले लेंगे रिकॉर्ड पे तो चार्जशीट के साथ वो कागज़ आएंगे, आप डिस्चार्ज हो सकते हो सकता है कि फाइनल रिपोर्ट आ जाए, चार्जशीट ना फाइल हो। अगर वो आती भी तो आप क्वेश्चन करवा सकते हो। बहुत सारे रास्ते हैं, लेकिन आपको अपने जो अधिकार हैं, जो आपके डॉक्यूमेंट है, उसको रिकॉर्ड पे लगाना पड़ेगा। इवन हमारे कानून में यहाँ तक है कि अगर आपका केस खत्म हो गया और कोई सबूत आपको केस खत्म होने के बाद मिला, तो आप जब अपील फाइल करते हो तो उस टाइम पे भी वो सबूत दे सकते हो कि पहले मेरी नॉलेज में नहीं था, मुझे पता नहीं था। आप इसके ऊपर सुनवाई कीजिए और हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट या जो हमारे सेशन कोर्ट है जहाँ पे भी अपील होती है उस टाइम, तो उस एपेलेट कोर्ट के पास ये पावर होती है कि वो उस सबूत को कंसीडर करते हुए आपको बरी कर सकते हैं। घरों में CCTV लगवा सकते हैं? हाँ, आप जो अपना लिविंग रूम है, बैल्कनी है, घर के दरवाजे पे, किचन में लगा सकते हो। बेडरूम में और बाथरूम में नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि अगर कोई इंटीमेट मोमेंट उसमें अगर कवर हो गया तो फिर आपके अगेंस्ट इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट के अंदर कार्रवाई हो सकती है। क्योंकि कोई भी ऑब्सीन चीज़ को या किसी इंटीमेट मोमेंट को अगर आप रिकॉर्ड करते हैं तो क्राइम है।
मान लीजिए घर में ऐसा कुछ चीज़ें चल रही, पानी पीना ले लीजिए। ले लूँगा, हाँ। मान लीजिए घर में ऐसी कोई चीज़ें चल रही हो, मान लीजिए फैमिली में लड़ाई चल रही हो, आपको प्रूफ इकट्ठा करना है, उसके लिए अगर आपने लगाया हो तो बिल्कुल लगा सकते हो, लेकिन बेडरूम में क्यों लगाओगे आप? लिविंग रूम में लगाओ ना। बेडरूम के अंदर कपड़े बदलती हैं महिलाएं। अब बाथरूम में भी आपको पता ही कि वो आप पेश भी नहीं कर सकते। आप क्या बात कर रहे हो? उसको रिकॉर्ड करना भी जुर्म है, उसको सर्कुलेट करना भी अपने आप में क्राइम है, उसको किसी को भेजना भी क्राइम है, उसको रखना भी क्राइम है। आप उसको नहीं कर सकते हो। अगर आप करोगे तो आप खुद जेल जाओगे। फिर ये मत कहिएगा कि जी वकील साहब ये तो जेल होगी। इस चीज़ का ध्यान रखना पड़ेगा ना आपको। बिल्कुल ध्यान रखना पड़ेगा। बात सुप्रीम कोर्ट अक्सर होती है और पिछले कुछ समय में चर्चा इसलिए ज़्यादा रही क्योंकि CJI DY चंद्रचूड़ थे, उन्होंने बहुत कुछ बदला अपने कार्यकाल में। CJI DY चंद्रचूड़, आप लोगों ने क्या देखा उनके कार्यकाल में? देखिए, हर CJI के कुछ अच्छे ऑर्डर होते हैं, कुछ बुरे ऑर्डर होते हैं। कुछ हमें पसंद आते हैं, कुछ हमें पसंद नहीं आते हैं। अपने टाइम पे उन्होंने जो करना था उन्होंने कर दिया। सबसे लंबा टाइम रहा है उनका। अभी किसी के रिटायर होने के बाद उनके ऊपर कमेंटबाजी करना मुझे तो ठीक नहीं लगता। एज ए लॉयर भी, एज एन ऑफिसर ऑफ द कोर्ट भी और एज ए ह्यूमन सिटीज़न भी। अभी फ़िलहाल सुप्रीम कोर्ट में जो हमारे चीफ जस्टिस हैं वो क्या कार्रवाई करेंगे, क्या नहीं करेंगे, उस पर ध्यान दीजिए, क्योंकि पुराने जो ऑर्डर हो गए हैं उसको तो सब्सिक्वेंट बेंच अपने आप से कंसिडर कर लेंगे जैसे भी चीज़ें आएंगे। नहीं, DY चंद्रचूड़ साहब के लिए तो लोगों ने यह भी कह दिया, उन्होंने जब बयान दिया कि जब मेरे पास राम मंदिर का 3 महीने तक केस था, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था, मैं भगवान श्री राम के सामने बैठा, पूजा पाठ की, मुझे एक दिशा मिल गई। लोगों ने कहा ये देखिए संविधान को मानने वाले क्या कहते हैं, धर्म के आधार पर क्या कहते हैं। जब आप पैदा हुए थे तब आप संविधान नहीं मानते थे। आपके जो आप पैदा होते हो जिस भी घर में, उस घर में आपकी जो धर्म से रिलेटेड चीज़ें हैं, जो संस्कार हैं, वो आपके धर्म से आते हैं कि हम हिंदू हैं तो हमारे संस्कार क्या होंगे, अगर आप किसी और धर्म के तो आपके संस्कार क्या होंगे, आप किस तरह की पूजा करेंगे। आस्था जो है वो एक पर्सनल चीज़ है। पॉलिटिकल बिलीफ आपका एक पर्सनल चीज़ है। पॉलिटिकल और आस्था में अगर आप किसी चीज़ को चूज़ करते हैं, उसका मतलब ये नहीं है कि आप इनकॉम्पिटेंट हैं, उसका मतलब ये नहीं है कि आप बायस्ड हैं। अगर मैं भगवान को मानता हूँ तो हमारे यहाँ तो लाखों देवी देवता हैं, तो हम किसी भी देवी देवता को मान सकते हैं। लेकिन मेरी आस्था का मतलब ये तो नहीं कि मैं अच्छा वकील नहीं हूँ या अच्छा जज नहीं हूँ। अगर मैं किसी एक पॉलिटिकल पार्टी के लिए वोट करता हूँ, इसका मतलब ये तो नहीं कि मैं अच्छा जज नहीं बन सकता या मैं अच्छी जजमेंट नहीं पास करूँगा। ये तो लोगों को बोलना है तो बोलेंगे। अब रिटायर हो गए, जब वो सीट पे बैठे थे तब बोल के देखते ना, कंटेम्प्ट लग जाता आपके ऊपर। तब तो किसी की औकात नहीं थी बोलने की। आज हमारे चीफ जस्टिस बैठे हैं, आप अब बोल के देखो। अगर आप कोर्ट की मर्यादा को किसी भी तरीके से डाउनग्रेड करते हो, कोर्ट की रेपुटेशन ख़राब करते हो, तो आपके अगेंस्ट कंटेम्प्ट की प्रोसीडिंग हो सकती है। ये सारे लोग वो हैं, वो बोलने वाले हैं जो उनको पता है कि वो रिटायर हो चुके हैं, अब हमारा कुछ बिगड़ेगा नहीं है, बोल लो। जब वो सीट पे बैठे थे तब आप क्रिटिसाइज़ करो ना, और तब बोल के देखो। अच्छा, CJI DY चंद्रचूड़ साहब नाराज होते थे बहुत ज़्यादा, उनकी खबरें आती थी कभी कभी। नाराज़गी नहीं, देखिए वो बहुत डांट देते थे कभी सिंबल को, नहीं टोन डाउन, नीचे बैठिए। देखिए, कोई भी जज हैं, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट के हैं, हाई कोर्ट के हैं, उनको कोई कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट मिली हुई है और उनके पास ये राइट है कि वो अपने कोर्ट को किस तरीके से चलाना चाहते हैं। कोर्ट की मर्यादा, कोर्ट की रिस्पेक्ट जो है वो सबसे ऊपर है, और इसलिए कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट जो है ना अलग से बना हुआ है। दूसरा, आप कोर्ट का टाइम वेस्ट करते हो, वो भी कंटेम्प्ट होता है। तो सिर्फ चंद्रचूड़ साहब की बात नहीं कर रहा हूँ, कोई भी जज हों सुप्रीम कोर्ट के, उनके पास अथॉरिटी, अगर वो कोई इधर उधर की बात कर रहे हैं जो उनको नहीं लगता है कि रेलेवेंट है, तो मना कर सकते हैं कि आप चुप रहिए, मैं नहीं सुनना चाहता ये बात, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप मेरिट पे आर्ग्यू कर रहे हो तो आप कोर्ट को बोल सकते हो कि जी सर मैं मेरिट पे आर्ग्यू कर रहा हूँ, आप मेरे आर्ग्यूमेंट सुन लीजिए, तो वो सुनेंगे। लेकिन अगर जब आप इररिलेवेंट बात करना शुरू कर दोगे तो रोक भी सकते हैं। मैं आपकी एसोसिएशन में विद्रोह नहीं करवाना चाह रहा हूँ, लेकिन मैं जानना चाहता हूँ कि कौन सा ऐसा एडवोकेट है जो सबसे ज़्यादा इररिलेवेंट बात करता हो कोर्ट में? सब रिलेवेंट बात करते हैं, सब रिलेवेंट बात करते हैं। वो जो रात में खुलवाते हैं 3-4 बजे, वो लोग कैसे बात करते हैं? नहीं, देखिए वो राइट है, अधिकार है। आपको भी अगर कभी ज़रूरत पड़ेगी, अगर पड़ती है, भगवान ना करे ऐसे काम कभी सिचुएशन आए, तो आपके पास भी राइट है कि आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो। सुप्रीम कोर्ट सुनेंगे नहीं सुनेंगे बात की बात है, लेकिन आप पहुँच सकते हो। हमें भी पता है प्रोसेस क्या होता है। अगर कोई अप्रोप्रिएट ऐसा केस आता है जिसमें रात को ही सुनवाई होनी है, और आप उसको, जो हमारे सुप्रीम कोर्ट हैं, उनको अगर ये एक बात कन्विंस करते हो कि हाँ देखो ये रात में अर्जेंट है सुनवाई, तो सुप्रीम कोर्ट आपकी बात सुनेगा। एक तबका वकीलों में भी ऐसा है जिनको क्या कहते हैं जिहादियों से बड़ा प्यार है, जिनको आर्जी करके क्या कहते हैं रेपिस्टों से बड़ा प्यार हो जाता है। ठीक है, आपका पेशा है, आप कीजिए। जिनको क्या कहते हैं आतंकवादियों से प्यार हो जाता है, सुबह 4 बजे भी कोर्ट खुलवाने लग जाते हैं।
मतलब ठीक है, आपका पेशा है, मैं ये कह रहा हूँ, लेकिन क्या जायज़ है इस तरीके के देश विरोधी जो है उनके लिए भी आप उन्हीं तरीके से लड़ जाइए? देखिए, सही गलत की डेफिनेशन जो है ना, वो पर्सन टू पर्सन डिपेंड करती है। आपके लिए सही की डेफिनेशन अलग हो सकती है, मेरे लिए अलग हो सकती है, किसी आदमी के लिए अलग हो सकती है। जब हम वकील बनते हैं तो हमारी पहली ड्यूटी होती है कोर्ट को असिस्ट करना। दूसरा, अगर कोई ऐसा केस आता है कि हमें कोर्ट में उसको टाइम से पेश करना है, टाइम में कोर्ट के पास पहुंचाना ज़रूरी है, तो उसको पहुंचाने की जिम्मेदारी हमारी होती है। कोर्ट का जो टाइम ज़्यादा वेस्ट ना हो उस काम में, तो उसको आधे घंटे की बात को 5 मिनट में 10 मिनट में समझाना ज़रूरी होता है। तो एज एन ऑफिसर ऑफ द कोर्ट हम सिर्फ मैक्सिमम ये एज ए वकील सिर्फ ये कर सकते हैं, हम कोर्ट के सामने गुहार लगा सकते हैं, प्ली कर सकते हैं, कोर्ट के सामने फैक्ट रख सकते हैं, पुराने जो कानून हैं, वो जजमेंट है, वो उनके सामने रख सकते हैं। मानना नहीं मानना कोर्ट की बात है। अगर अर्जेंट से अर्जेंट मैटर और सुप्रीम कोर्ट में मेंशन करते हो और सुप्रीम कोर्ट कहता है कि मैं नहीं सुनूंगा, तो सुप्रीम कोर्ट के पास ये अथॉरिटी है ना सुनने की। वो रेगुलर आप फाइल कीजिए, जब लगेगा तब लगेगा, फिर तब सुनवाई कर लीजिएगा। जब किसी ने अप्लाई किया तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला ना कि हम खोलेंगे, बैठेंगे, हम सुनेंगे, मना कर देते नहीं ये सुनेंगे। दोनों तरफ डिपेंड करता है। और एग्जैक्टली ठीक। और पेशे की बात नहीं है ये बात है कि एडवोकेट जो है वो दे आर ऑफिसर ऑफ द कोर्ट, और उनको ये एक रिस्पेक्टेबल और नोबल प्रोफेशन है और उपाधि मिली हुई है, जिससे हम लोग कोर्ट में जाके कोर्ट को किसी ना किसी तरीके की सहायता आप लोग को कई बार ये पता हो जाता होगा ना, यार ये तो गलत है लेकिन लड़ना है। देखिए, गलत में बोला कि गलत सही की डेफिनेशन देखनी पड़ेगी। लेकिन फील हो जाता होगा ना कि इस केस में ये हो सकता है आगे, कि इसकी फाइल देखते हैं तो अंदाज़ा मिल जाता है कि किस तरफ जा सकता है, लेकिन श्योरिटी कुछ नहीं होती। कभी भी किसी केस के जीतने के हारने के 0 और 100% चांस नहीं होता है। 1 से लेकर 99% होते हैं कि 1% आप जीतोगे या 99% जीत सकते हो, लेकिन वो जो बाकी का 0 और 100% है वो नहीं होता है कभी भी। क्योंकि कभी भी जो केस है वो चलता है एलिगेशन पे, लांछन लगने पे, और जीता हारा जाता है गवाही के ऊपर, बेस्ड एविडेंस के बेस पे। एविडेंस टूट गया, केस हार जाओगे। एविडेंस चल गया तो ठीक है। अब कुछ बात हो जाती है बांग्लादेश को लेकर, बांग्लादेश के हिंदुओं को लेकर, क्योंकि हाल फिलहाल में एक बयान आया कि बांग्लादेश के हिंदुओं से भारत को क्या मतलब। बयान दिया हैदराबाद के सांसद AIMIM के चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने। वही ओवैसी हैं जो फलस्तीन जिंदाबाद के नारे लगाते हैं, शपथ लेते हैं। तो देश को, भारत को बांग्लादेश के हिंदुओं से मतलब नहीं होना चाहिए, फलस्तीन के मुस्लिमों से मतलब होना चाहिए। तो अगर दुनिया भर के हिंदुओं से अगर भारत को मतलब नहीं होता, किसको होगा? किसको होगा? कोई ऐसा देश है जो हिंदू देश हो? कोई है ऐसी जगह? नहीं है। कोई ऐसे हैं कि जिसको हम बात करें, आज तो बांग्लादेश आपने बोल दिया 1971 में बना है, उससे पहले जो पाकिस्तान हुआ करता था, ईस्ट पाकिस्तान, उससे पहले भारत हुआ करता था। तो जो भी वहाँ पे हिंदू रह रहे हैं, उनके एंसेस्टर जो हैं वो सारे के सारे हिंदू थे, यहीं की तो हैं। ऐसा तो नहीं हम बोल सकते। लेकिन जब वहाँ पे हिंदुओं के ऊपर किसी भी तरीके के कोई भी प्रॉब्लम आ रही है, उन लोगों के खिलाफ किसी तरीके का वायलेंस हो रहा है, अगर भारत को उससे मतलब नहीं है तो किसको होगा? कोई क्रिश्चियन देश आके बोलेगा कि हाँ, ये हिंदुओं के साथ गलत हो रहा है, या कोई मुस्लिम देश आके बोलेगा कि हाँ, हिंदुओं के साथ गलत हो रहा है। भारत बोलेगा, और कौन बोलेगा? तो भारत को मतलब होना चाहिए, और किसको होगा? ओवैसी साहब कह रहे हैं, तो फिर उनको क्या जवाब देंगे? ओवैसी साहब को तो मैंने बोला ना, उनको अपनी रोटियां सेकनी है कि भाई इससे मतलब नहीं है। तो अगर उनको हिंदू, बांग्लादेश के हिंदुओं से मतलब नहीं है, तो फिलिस्तीन से क्या मतलब है? आप मुझे बता दीजिए कि अगर आप जय फिलिस्तीन बोलते हैं तो क्यों बोल रहे हैं आप? बताइए ना, आपका क्या मतलब है? आपके कोई दादा परदादा हो वहाँ के, आपके कोई भतीजे रहते हो, आपका भाई रहता हो, आपके पुरखों में से कोई रह रहा हो वहाँ पे जहाँ से आप आए हों, आप बता दीजिए। तो आपको क्या मतलब है उस चीज़ से? आप बोलते हैं कि वहाँ की बात जो है, वो जो चल रहा है वहाँ पे इजराइल के साथ, फिलिस्तीन के साथ, उसमें तो हमारा पूरा से रहेगा। और जो यहाँ पे बिल्कुल पड़ोस के अंदर, बिल्कुल बॉर्डर क्रॉस करके जो चीज़ चल रही है, जो हमारी नेशनल सिक्योरिटी के लिए भी खतरा हो सकता है आने वाले टाइम में, तो उस पर हम बात भी नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? इस्कॉन, बांग्लादेश में तो इस्कॉन भी है, वहाँ पर जो इंसिडेंट हो रहे हैं वो क्या सही है? देखिए, माइनॉरिटी चाहे कोई भी हो, अगर उनके साथ किसी तरीके का वायलेंस हो रहा है, आप आवाज़ उठाने का आपका अधिकार है, ठीक है, आप एज ए ह्यूमन राइट पे आप बात कर सकते हो, लेकिन फिर आप हिपोक्रेटिक सिचुएशन नहीं कर सकते ना कि हम सिर्फ एक के बारे में सिलेक्टिव बोलेंगे और दूसरे के बारे में नहीं बोलेंगे। भारत सरकार को और ज़्यादा सख्त होना चाहिए बांग्लादेश के मुद्दे में। देखिए, बांग्लादेश जो है वो हमारा पड़ोसी है देश, उसका बॉर्डर और भारत का बॉर्डर जो है वो एक ही है। वहाँ से बहुत इलीगल इमिग्रेंट आते हैं और वो अलग अलग स्टेट में जाते हैं, जो घुसपैठ करते हैं। तो भारत की, हमारे देश की नेशनल सिक्योरिटी के लिए ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि वहाँ पे किसी न किसी तरीके से जो शांति और अमन है वो बना रहे, वहाँ लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन बनी रहे, वहाँ के लोग घुसपैठ भारत में ना कर सकें, ताकि गलत गलत जो अलग अलग तरह के डॉक्यूमेंट बना के फिर वोटर लिस्ट और जो डेमोग्राफी ख़राब करते हैं वो ना हो सके।
आसाम के अंदर, नॉर्थ ईस्ट के अंदर ये बहुत बड़ा इशू है, वेस्ट बंगाल के अंदर बहुत बड़ा इशू है। बांग्लादेश के बहुत सारे लोग हैं जो दिल्ली में आके रह रहे हैं। इवन कोर्ट तक में पिटीशन लग जाती है कि ये लोग हैं, इनकी लिस्ट है, ये देखो, इनको आप जो बाकी की सुविधाएं हैं वो दो। भारत अपने जो टैक्स पेयर हैं उनको तो पूरी सुविधा दे नहीं पा रहा है। बाहर से भी लोग आ जाएंगे, फिर उनका भी पेट भरो। पूर्वोत्तर में वो असम के सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा कहते हैं मैं तो इन्हें ठिकाने लगा दूंगा, मैं बस मेरा प्रोसेस चल रहा है। तो आप एक बात वही स्ट्रेटजी अपनानी चाहिए। देखिए, हम हर देश को अपनानी चाहिए। आप अमेरिका में देखिए, मैं अब दूर की बात नहीं कर रहा हूँ, आप किसी भी देश में जाएं, आप चाइना चले जाइए इलीगल इमिग्रेशन से, क्या चाइना आपको छोड़ देगा? बिल्कुल नहीं। क्या जापान आपको छोड़ देगा? क्या ऑस्ट्रेलिया छोड़ देगा? डिपोर्ट कर देंगे ना आपको वापस। बस केवल भारत छोड़ता है। सिर्फ भारत छोड़ता है क्योंकि यहाँ के इंटरनल लोग जो हैं वो सपोर्ट करना शुरू कर देते हैं अपने छोटे से फ़ायदे के लिए। आप उनके कागज़ तैयार करवाते हो, उनके आधार कार्ड बनवाते हो, वोटर ID कार्ड बनवाते हो, उनके पैन कार्ड बनवाते हो, बैंक अकाउंट खुलवाते हो, और फिर उसके बाद बोलते हो कि ये तो जी इलीगल इमिग्रेंट हैं, यहाँ आ गए, इनके तो ह्यूमन राइट है, आप इसको प्रोटेक्ट कीजिए। आपको आना है हमारे देश में आइए। हमें 160 करोड़ से ज़्यादा हैं भारत के लोग। अगर आपको यहाँ आना है, भारत में रहना है और भारत का सिटीजन बन के रहना, तो आप लीगल तरीके से आओ ना, कागज़ लगाओ, कौन मना करेगा? अगर सरकार आपको बुला रही है तो आप आइए। तो अगर आप ये बोलते हो कि हम तो बॉर्डर तोड़ के आएंगे, क्रॉस करके आएंगे, यहाँ के क्राइम भी करेंगे, यहाँ के रिसोर्सेज को भी यूज़ करेंगे, तो इससे ज़्यादा शर्मनाक बात तो नहीं हो सकती कि फिर हम अपने बच्चों के पेट में जो उनको रोटी जानी चाहिए वो उनसे लेके किसी और को दे रहे हैं। तो ऐसे में क्या मौजूदा दौर में ऐसी राजनीति अब देश में होनी चाहिए, कट एंड क्लियर वाली, जो योगी आदित्यनाथ कर रहे हैं? कट एंड क्लियर जब तक नहीं होगी, देखिए पॉलिटिकली करेक्ट होने का टाइम चला गया है। अब आपको यू नीड टू कॉल स्पेड ए स्पेड, सच को सच और झूठ को झूठ बोलना पड़ेगा। अगर आप नहीं बोलोगे तो ये देश हित में नहीं है। अगर किसी भी सिचुएशन में कोई भी चीज़ ऐसी है जो देश हित में नहीं है, उसके ऊपर बोला जाना चाहिए, उसके ऊपर सरकार को काम करना चाहिए। अभी कुछ टाइम पहले हम सुप्रीम कोर्ट गए थे एक मैटर में कि महाराष्ट्र के अंदर हमारे पास वोटर लिस्ट आई जिसके अंदर वो हिंदू और मुस्लिम का चल रहा था कि एक आदमी के नाम पे 7-7, 8-8 वोटर ID बने हुए हैं। वो आपके चैनल ने भी कवर किया, बाकी सारे चैनल ने भी कवर किया था। तो सुप्रीम कोर्ट में हम गए कि भाई इस तरीके की सिचुएशन चल रही है, डेमोक्रेसी के लिए बिल्कुल ठीक नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप रिप्रेजेंटेशन स्टेट में फ़ाइल कीजिए, अलग अलग स्टेट में, और हम अपनी रिप्रेजेंटेशन फाइल कर रहे हैं। लेकिन जब ये चीज़ नॉलेज में आ गई कि एक ही आदमी के नाम पे 7 से लेकर 10-10 वोट बने हुए हैं, तो ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई होना बहुत ज़रूरी है। जिन लोगों ने वो वोटर ID कार्ड बनवाए हैं, जो EPIC नंबर दिए हैं, उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई होना बहुत ज़रूरी है। उन NGOs के खिलाफ कार्रवाई होना बहुत ज़रूरी है जिन्होंने इनको ट्रेनिंग दी है कि तुम्हें ये काम करना है। जो पोलिंग बूथ पे एक ही आदमी, जब एक ही नाम, एक ही फ़ोटो है, एक ही नाम है, एक ही एड्रेस है, लेकिन वोटर ID का नंबर, EPIC नंबर अलग है, अगर वो वोट डाल रहे हैं तो जो वोटिंग बूथ पे लोग बैठे हुए हैं उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई होनी बहुत ज़रूरी है जिन्होंने वोट देने दिया गया, क्योंकि उनकी फ़ोटो तो मैच हो रही है ना। तो ये अपने आप में हमारी डेमोक्रेटिक सोसाइटी के लिए, हमारे देश की डेमोक्रेसी के लिए बहुत बड़ा खतरा है। आपको ये राइट है कि आप वोट दो, आपको राइट है कि अपने एरिया से आप किसी नुमाइंदे को चुन के पार्लियामेंट भेज दीजिए, लेकिन ये राइट नहीं है कि आप अपने आदमी के लिए 10 बार वोट करेंगे और दूसरा जिसके घर में 5 लोग हैं उसमें से एक जना जाके वोट करें। तो महाराष्ट्र का जो मैंडेट आया, वहाँ का हिंदू क्लियर आपको दिखा, जो जितना इतना बड़ा मैंडेट महायुति को? देखिए, वो तो पब्लिक की ओपिनियन है, पब्लिक का जो कहते हैं कि जनता सर्वोपरि, सबसे ऊपर है। उन्होंने मैंडेट दिया है, बीजेपी गवर्नमेंट आ गई है। हरियाणा में भी ऐसा ही हुआ है। नहीं, वो असर पड़ा, बटेंगे तो कटेंगे, एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे। मुझे लगता है कि असर रहा होगा, लेकिन वोट किसी ने क्यों दिया है उसका रीज़न नहीं हम कह सकते। ये नारा जो दिया गया, ये बात हर किसी पे लागू होती है। हम जब छोटे थे तो हम एक चीज़, वो कहानी पढ़ते थे कि एकता में दम है। एक लकड़ी को पकड़ो टूट जाएगी, बहुत सारी लकड़ियाँ लोगे तो खींचोगे नहीं टूटेगी, तोड़ोगे की कोशिश करोगे। ये तो हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, तो ऐसी कोई नई चीज़ तो बोली नहीं है। भाई एक रहोगे तो टूट जाओगे, ज़्यादा रहोगे तो बच जाओगे, बड़ी सिंपल सी है। आप भी घर के अंदर हैं, एक घर के अंदर 4 भाई 5 भाई रहते हैं और सबकी आपस में लड़ाई है, तो पड़ोस का कोई ना कोई मज़े लेता रहेगा। लेकिन 5 भाई मुट्ठी बंद करके बैठे हुए हैं, घर के अंदर जो चाहे करें, घर के बाहर तो एक है। जब वो बाहर एक है तो आसपास वाला कोई लड़ाई थोड़ा ना करेगा उनसे। ऐसा ही एक वक्फ बोर्ड है जो कि मुट्ठी बांध के बैठा हुआ है, ज़मीनों को हथिया होना चाहिए या संशोधन होना चाहिए या पूरी तरीके से ख़त्म होना चाहिए? मेरी ओपिनियन है कि वक्फ बोर्ड को ख़त्म कर देना चाहिए, ख़त्म कर देना चाहिए। उसका कोई ऑल्टरनेट नहीं है। आप ये नहीं बोल सकते हो, जो सरकार कानून पार्लियामेंट कोई कानून लेके आती है तो उसको हटा सकती है, उनको हटा देना चाहिए। वक्फ बोर्ड की ऐसी क्या चीज़ हो गई कि वो किसी भी प्रॉपर्टी को डिक्लेयर कर दे कि ये मेरी है। अब इस्लाम को आए हुए मुश्किल से मेरे हिसाब से 1300-1400 साल हुए हैं, 1500 लगे होंगे साल।
1300-1400 साल का इस्लाम है और हमारी 1000 साल से पुरानी सभ्यता है। हमारा एक मंदिर जो 8000 साल पहले बना था, आज वक्फ बोर्ड आके कहता है कि ये मंदिर तो मेरा है। कैसे हो गया? कौन बोलता है? कैसे कर सकते हो? लेकिन कानून में दे रखी है चीज़। अब आप उसको चैलेंज करने के लिए आप जाओगे, वक्फ बोर्ड के ही जो हमारे मेंबर हैं उनका ट्राइब्यूनल है, उसमें जाओ, लड़ाई करो। वाहियात सी बात है। चाहे सही हो या गलत हो, कोई भी कानून जो अनरीजनेबल है वो नहीं रहना चाहिए। अनजस्ट लॉ इज़ नो लॉ एंड आई हैव अ ड्यूटी, इवन एन ऑब्लिगेशन टू रेजिस्ट इट, एंड द गवर्नमेंट ऑल्सो हैज़ अ ड्यूटी टू रिमूव इट। ठीक है, आखिरी सवाल, सुप्रीम कोर्ट के लॉयर विकास नगवान के टॉप केसेस क्या रहे हैं? बहुत सारे रहे हैं आपके। एक हमारा अशोक विहार में केस था, ट्रिपल मर्डर केस, ऑनर किलिंग का, जो कुछ लोगों ने अपनी जीजाजी बहन को मार दिया था। दैट वाज वन ऑफ द केस, मर्डर केस। आपका फरीदाबाद के अंदर एक डायमंड मर्चेंट थे, उनका मर्डर हुआ था। दैट वाज द केस विद मी। इसके अलावा मोबाइल टावर रेडिएशन का मैटर था, जो मैं दिल्ली हाई कोर्ट गया था उसमें PIL लेके। दैट वाज अनदर केस जिसमें कि मोबाइल टावर से कैंसर होता है। कि उसके मैंने फाइल किया था उस PIL को, उसके बाद ही इसकी अवेयरनेस काफ़ी ज़्यादा हुई थी। इसके अलावा UPSC का एग्ज़ाम था, उसको लेके हम गए थे। हिंदी इंग्लिश वाला इशू था, उसको लेके गए थे। और जो मैं आपको सिर्फ मेजर केसेस बता रहा हूँ, जो सुपरफास्ट ट्रेन्स हैं उसके अंदर जो डॉक्टर्स हैं उनकी आप अपॉइंटमेंट होनी चाहिए, क्योंकि जो सुपरफास्ट ट्रेन है उसका जो स्टेशन है वो काफ़ी दूर आता है। और बीच में अगर किसी को हार्ट अटैक हो गया, कोई प्रेग्नेंट लेडी है, किसी को डायबिटिक कोई एक्शन हो गया, कुछ चीज़ दौरा पड़ गया कुछ है, तो उसके लिए कोई तो सेफ्टी की सिक्योरिटी होनी चाहिए। पता लगा कि आदमी मर जाए, वो ठीक नहीं है ना अगले स्टेशन तक जाने से, क्योंकि जब आदमी के वो हार्ट अटैक हो रहा तो कुछ सेकंड का ही गेम होता है सारा, मैक्सिमम 2 मिनट में मर जाएगा आदमी। बिल्कुल। तो उसके लिए हम हाई कोर्ट गए थे। इसके अलावा जो अभी चल रहे हैं, जैसे वोटर फ्रॉड वाला है, इस पर हम सुप्रीम कोर्ट गए थे। इसके अलावा जो हमारे कुछ चल रहे हैं कि जो आपकी गवर्नमेंट लैंड है उसके ऊपर इंक्रोचमेंट होता है, रिलीजियस स्ट्रक्चर बना लेते हैं लोग, तो उसको तोड़वाने के लिए भी हम काफ़ी जद्दोजहद कर रहे हैं। ऐसे बहुत सारे केसेस हैं। इसके अलावा क्रिमिनल मैटर्स तो चलते ही रहते हैं, फॉल्स रेप के केसेस चलते रहते हैं, डाउरी से रिलेटेड केसेस चलते रहते हैं। मतलब जो अवैध मंदिर, मस्जिद, मजार हैं वो साफ होंगे? देखिए, गवर्नमेंट लैंड के ऊपर, गवर्नमेंट की ज़मीन के ऊपर अगर कोई भी इलीगल कंस्ट्रक्शन होती है उसको हटाया जाना चाहिए, क्योंकि अगर हम गवर्नमेंट की लैंड को प्रोटेक्ट नहीं कर सकते तो प्राइवेट लैंड कैसे प्रोटेक्ट होगी? कल की डेट में आपके घर के ऊपर कोई कब्जा कर ले और बना दे कुछ, तो बोल देंगे कैसे छोड़ देंगे उसको। बिल्कुल। बहुत बहुत धन्यवाद विकास नगवान जी, आप का वक्त देने के लिए और बातचीत करने के लिए। बेहद शुक्रिया NMF न्यूज़ आने के लिए। थैंक यू सर। थैंक यू फॉर इन्वाइटिंग मी। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। तो ये थे हमारे साथ सुप्रीम कोर्ट के वकील विकास नगवान जी, जिन्होंने देश की राजनीति पर, देश के मुद्दों पर, इसके अलावा तमाम कानूनों को लेकर, सुप्रीम कोर्ट में हियरिंग को लेकर और तमाम दिलचस्प बातें हमारे साथ शेयर की। अब आपको ये बातचीत कैसी लगी, कमेंट करके अपनी राय जरूर बताइएगा। बने रहेगा हमारे साथ। आपको किसी और शख्स से किसी और दिन यहाँ पर मुलाकात करवाऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार।